11 जून 2026 फीफा फीवर शुरू हो चुका है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के शानदार स्टेडियम्स पूरी तरह से तैयार हैं। और सबसे मज़ेदार बात, 39 इयर्स के लायोनेल मेसी और 41 इयर्स के क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों अपने अपने देशों के लिए अपना लास्ट डांस करने के लिए फिर से मैदान में उतर रहे हैं। मतलब दुनिया भर के फैंस फिर से टीवी से चिपकने वाले हैं और फिर से वही मेसी वर्सेस रोनाल्डो की अंतहीन सोशल मीडिया वॉर शुरू होने वाली है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4 साल पहले था। और हाँ, एक और चीज़ बिल्कुल वैसी ही है। हर बार की तरह इस बार भी 140 करोड़ भारतीय फैंस के मन में बस एक ही कसक है कि भाई इंडिया कहाँ है। हर बार की तरह इस बार भी हिस्ट्री रिपीट हुई है और हम इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। और इस बार क्या, हम तो आज तक कभी शामिल ही नहीं हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जो आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी है, वो फुटबॉल के ग्राउंड पर हमेशा सिर्फ ऑडियंस बनकर क्यों रह जाता है। डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे कि भारत में फुटबॉल की असल स्थिति क्या है, ये खेल आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, सरकार और सिस्टम में कहाँ कमी है, और साथ ही बात करेंगे उन उम्मीद की किरणों की, जैसे मध्य प्रदेश का वो छोटा सा गाँव जिसने पूरे देश के सामने एक नज़ीर पेश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये सब हिस्ट्री रिपीट्स में क्यों, उस पर आते हैं। लेकिन चलिए शुरू से, लास्ट से शुरू करते हैं, यानी 2026 से। अप्रैल 2026 में जारी आंकड़ों के हिसाब से भारत की फीफा रैंकिंग थी 136। जून 2026 आते आते 3 स्टेज और गिरकर हो गई 139। अगर एशिया में देखें तो जापान, साउथ कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया इन सब से कोसों आगे। इंडिया की हाईएस्ट एवर फीफा रैंकिंग थी 94 फेब 1996 में और लोवेस्ट थी 173 मार्च 2015 में। यानी 30 साल बाद हम रैंकिंग के मामले में और ज़्यादा गिर गए हैं। इंडिया में फुटबॉल का सीन समझने के लिए आपको एक विशेष साइकिल को समझना होगा। जब भी इंडिया फीफा क्वालिफायर्स खेलता है, उम्मीदें एकदम आसमान पर होती हैं, जैसे हाल ही में 2024 के क्वालिफायर्स में हुआ। लेकिन रिजल्ट, हम अपने ही घर गुवाहाटी में अफगानिस्तान जैसी 158th रैंक वाली टीम से 2-1 से हार गए, वो भी हमारे लेजेंड सुनील छेत्री के 150th मैच में। फिर कतर के खिलाफ एक विवादित गोल ने हमारी बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी। थिंक अबाउट इट, जब हम अफगानिस्तान से घर पर ड्रॉ कर रहे हों तो जापान या साउथ कोरिया की बात करना फैंटेसी है। अब ये साइकिल काम कैसे करता है? हमारी टीम की रैंकिंग अच्छी नहीं है क्योंकि हमें बड़ी जीत नहीं मिलती। जीत नहीं मिलती इसलिए पब्लिक मैच नहीं देखती। पब्लिक नहीं देखती तो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स पैसा नहीं लगाते। पैसा नहीं आता तो फुटबॉल के लिए अच्छी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो टैलेंट आगे नहीं आता और फिर से रैंकिंग और नीचे गिर जाती है। अब आप कहेंगे कि यार, हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स का काफ़ी क्रेज है। कॉमन सेंस कहता है कि इतनी बड़ी आबादी में 11 अच्छे खिलाड़ी तो मिल ही सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स का मतलब है क्रिकेट, बाकी सब सेकेंड क्लास सिटीजन है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इनका एनुअल रेवेन्यू करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। केवल IPL की मीडिया राइट्स डील 5 सालों के लिए 48,390 करोड़ रुपए में हुई। यानी इतनी भारी भरकम रकम कि इससे भारत के 3 या 4 बड़े शहरों में चमचमाती हुई पूरी मेट्रो रेल सिस्टम खड़ी की जा सकती है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ ये बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बर्बाद हो रहा है। और इसी बर्बादी को दिखाते हुए जिंदाबाद के रिपोर्टर अमर सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। भोपाल और इंदौर की बर्बाद मेट्रो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ही देखिए। 2025-26 में इंडियन सुपर लीग का बजट था 24.3 करोड़, यानी कि IPL के एक मैच के मीडिया राइट्स का बजट सुपर लीग के पूरे सीजन के बजट से 5 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा एक माइंडसेट की भी प्रॉब्लम है कि जब क्रिकेट इतना पैसा और शोहरत दे रहा है तो एक यंग प्लेयर फुटबॉल खेलने का रिस्क क्यों लेगा। एक और बड़ा सवाल, ग्रास रूट्स फुटबॉल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? इंडिया में क्रिकेट के लिए हर गांव में कोई ना कोई मैदान मिल जाएगा। टेप बॉल, रबर बॉल, कुछ भी चलेगा। कहने को तो फुटबॉल सबसे सस्ता गेम है,
खेलने के लिए बस एक गेंद चाहिए, कई बार तो गेंद भी नहीं चाहिए होती। बच्चे खाली कैन या कपड़े की गेंद बनाकर फुटबॉल खेल लेते हैं। खाली ज़मीन तो गांव-गांव में मिल जाती है, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल फुटबॉल की, तो फुटबॉल के लिए प्रॉपर ग्रास पिचेस, गोल पोस्ट, सर्टिफाइड कोचेस चाहिए होते हैं। ये लग्जरी है। गवर्नमेंट की तरफ से बजट 2025-26 में खेलो इंडिया प्रोग्राम को 1000 करोड़ रुपए मिले थे। माई खेल की रिपोर्ट के मुताबिक, जो पिछले साल से 200 करोड़ ज़्यादा हैं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को 340 करोड़, SAI को 822.60 करोड़। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये पैसा सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं है, सभी स्पोर्ट्स के बीच डिवाइड होता है। और फुटबॉल का हिस्सा तुलना करो ब्राज़ील से, जहां गवर्नमेंट ने डिकेड्स तक फुटबॉल को नेशनल प्रायोरिटी बना दिया, या जापान और साउथ कोरिया से, जिन्होंने 2000 वर्ल्ड कप होस्ट किया और उसके बाद सिस्टमेटिकली फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। आज जापान रेगुलरली वर्ल्ड कप खेलता है और नॉकआउट राउंड्स तक पहुंचना है। इंडिया में 2017 में अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ। AIFF की साइट के मुताबिक 1.3 मिलियन से ज़्यादा लोग स्टेडियम में आए। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि अटेंडेंस 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा थी। टीवी व्यूअरशिप 47 मिलियन। लेकिन उस बज़ का क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, थोड़े दिन एक्साइटमेंट और फिर वापस यथास्थिति। इंडिया के फुटबॉल की कहानी सुनील छेत्री के बिना अधूरी है। 94 इंटरनेशनल गोल्स, 151 अपीयरेंसेस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्स। ये नंबर्स हैं Olympic.com और न्यूज़ बाइट्स ऐप की रिपोर्ट से। जून 6, 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ खेला उनका आखिरी मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर था। इंडिया हारा, छेत्री रिटायर हो गए। बिजनेस टुडे और ANI की रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 की उम्र में रिटायर होने के बाद भी उन्हें मार्च 2025 में वापस बुलाया गया AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए, क्योंकि उनके बिना इंडिया के पास कोई प्रूवन स्ट्राइकर नहीं था। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। जब पूरा सिस्टम फेल होता दिखता है, तब भी ज़मीन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पर तस्वीर बदल रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत उदाहरण है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का बिचारपुर गांव। एक समय था जब ये आदिवासी गांव अवैध शराब और नशे के लिए बदनाम था। यहाँ के यूथ का भविष्य अंधकार में था। लेकिन फिर वहाँ शुरू हुई फुटबॉल क्रांति। रईस अहमद नाम के एक शख्स ने सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ के बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। आज 2026 में इस गांव को इंडिया का मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। खुद PM मोदी ने मन की बात और अपने पॉडकास्ट में इस गांव का जिक्र किया है। आज इस एक अकेले गांव में 80 से ज़्यादा नेशनल और स्टेट लेवल के फुटबॉल प्लेयर निकल चुके हैं। वहाँ की 4 पीढ़ियाँ सिर्फ फुटबॉल खेल रही हैं। सोचिए, अगर बिना किसी खास सरकारी मदद के सिर्फ एक गांव ऐसा कर सकता है, तो अगर पूरे देश में ऐसी पहल हो तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आगे कुछ बदलने वाला है? हाल ही में AIFF ने अपनी गलतियों से सीखते हुए एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है विजन 2047। इसका टारगेट है कि 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक हम एशिया की टॉप 4 फुटबॉल टीमों में शामिल हो जाएं। इसके लिए कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, जैसे पूरे भारत में 50,000 एक्टिव कोचेस तैयार करना, विलेज ग्रास रूट्स प्रोग्राम के तहत गांवों में 35 मिलियन यानी करीब 3.5 करोड़ बच्चों तक फुटबॉल एजुकेशन पहुंचाना, वुमेन्स फुटबॉल के लिए नया 4 लेवल लीग स्ट्रक्चर बनाना और मिनिमम सैलरी तय करना। तो बॉस, सीन ये है कि भारत का फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचने का रास्ता अभी बहुत लंबा और कांटों भरा है। 2026 का वर्ल्ड कप हम सिर्फ टीवी पर ही देखेंगे। हमारी हार का कारण सिर्फ मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जो उन्हें सपोर्ट करने में फेल रहा है। BCCI और क्रिकेट की चकाचौंध के बीच फुटबॉल कहीं गुम है, लेकिन मध्य प्रदेश के मिनी ब्राज़ील जैसी कहानियां और विजन 2047 जैसे रोड मैप ये बताते हैं कि इस खेल में जान अभी बाकी है। जिस इंडिया में फुटबॉल सिर्फ सोफे पर बैठकर देखी जाने वाली यूरोपियन लीग से निकलकर हमारे मोहल्ले और स्कूलों का असली पैशन बन जाएगा, उस दिन फीफा भी दूर नहीं होगा।
शो का नाम है हिस्ट्री रिपीट्स और क्योंकि हिस्ट्री हर 4 साल में रिपीट हो रही है तो आप चाहें तो मैं आपको 2022 की कहानी सुना सकता हूं, जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 2018 की कहानी सुना सकता हूं, जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 2014 की कहानी सुना सकता हूं, 2010 की कहानी, 2006, 2002, 1998, 1994, लेकिन मैं सुनाऊंगा 1950 की कहानी, जब हम खेल सकते थे लेकिन हमने मना कर दिया। 1950 का वो किस्सा, लेकिन उस किस्से से पहले ये समझते हैं कि आखिर 76 साल बाद भी वही कहानी क्यों है। भारत ने बिना एक भी मैच खेले 1950 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर लिया था। उधर जब फीफा ने भारत को ओलंपिक्स में नंगे पैर खेलते हुए देखा तो पहले ही आगाह कर दिया था कि वो भारत को इस वर्ल्ड कप में नंगे पैर खेलने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन भारत की तरफ से इसके विरोध या समर्थन में कोई जवाब नहीं आया। वैसे भी 1948 में भी सारे खिलाड़ी नंगे पैर नहीं खेल रहे थे। साथ ही फ्रांस से हुए मैच से पहले वार्म अप मैचों में भी भारत ने बारिश होने की दशा में जूते पहन के मैच खेले थे। फिर भी 1950 के वर्ल्ड कप में भारत और स्कॉटलैंड दो ऐसे देश बने जो खेलने नहीं पहुंचे। यानी बेशक ये कहना गलत होगा कि भारत ने जूतों के चक्कर में इस वर्ल्ड कप में भाग नहीं लिया, लेकिन कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि भारत ने इतना बड़ा इवेंट मिस कर दिया। असल में कारण एक नहीं, कई थे। ये एक बड़ा संयोग था कि जिस देश के साथ भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, यानी कि फ्रांस, उसने भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बावजूद खेलने से इनकार कर दिया था। उन्हें दिक्कत ट्रैवलिंग से थी। भारत ने बेशक किसी ऑफिशियल बयान में तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन साउथ अमेरिका तक यात्रा करना भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूरी के हिसाब से भी कहा जाए तो फ्रांस के मुकाबले दोगुना बड़ा मुद्दा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नए आज़ाद हुए और कुछ ही साल पहले दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल चुके देश के लिए किसी खेल इवेंट में हिस्सा लेना एक लग्जरी सरीखा होता, जिसका देश के अंदर और बाहर हर जगह विरोध किया जाता कि भारत की आधी आबादी भूख से मर रही है और ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। तो इसी शर्म के चलते, लेकिन ये इसलिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता क्योंकि उससे 2 साल पहले टीम ओलंपिक्स में भी गई थी। दूसरे मुद्दे को थोड़ा और विस्तार दिया जाए तो भारत में उन दिनों ओलंपिक्स को जितना सीरियसली लिया जाता था उसके मुकाबले फुटबॉल वर्ल्ड कप ऐसा ही था जैसे आजकल क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप के मुकाबले रणजी। तो जहां शर्म ओलंपिक्स में जाने से नहीं रोक पाई, वहीं ये शर्म फीफा वर्ल्ड कप के साथ कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बन रहा था। मतलब ये कि फुटबॉल वर्ल्ड कप संबंधित भारतीय संस्था के लिए उतना बड़ा इवेंट नहीं था। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड नामक मैगजीन में बेयरफुट यानी नंगे पैर नाम के एक लेख के लिए अरिंदम बसु ने जब उस वक्त के कैप्टन मन्ना का इंटरव्यू लिया था तो मन्ना ने कहा, हमें तब वर्ल्ड कप के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। अगर हमें अच्छे से बताया जाता तो हम खुद से ही पहल करते। हमारे लिए तो ओलंपिक्स ही सब कुछ था। पैसे की कमी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकती थी, खास तौर पर दुनिया के दूसरे छोर में ट्रैवल करने के वास्ते। लेकिन फीफा ने भारत को ऑफर किया कि भारतीय टीम का खर्चा वो उठाएगी। फीफा ने भारत को ये ऑफर इसलिए दिया क्योंकि भारत एकमात्र एशियन टीम थी और फीफा के पास फुटबॉल को एशिया में प्रचारित करने का एकमात्र विकल्प भारत ही था। एआईएफएफ ने एक प्रेस रिलीज में ब्राजील ना जाने का कारण कम प्रैक्टिस टाइम का मिलना और टीम के सिलेक्शन में सहमति ना बन पाना बताया। यानी एआईएफएफ ने जो कारण बताया वो जूते वाले और पहले बताए गए बाकी सारे कारणों से कहीं हास्यास्पद लगता है। हाँ, मगर बाकी सारे कारणों के साथ मिलकर ये कारण भी ब्राज़ील ना जाने के लिए पर्याप्त और जेन्युइन था। एक इंटरव्यू के दौरान किसी क्रिकेटर ने कहा था कि भारत में क्रिकेट को नहीं, सफलताओं को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जाता होता तो भारत में रणजी ट्रॉफी की इतनी दयनीय हालत नहीं होती। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के चलते भारत में जो बूस्ट क्रिकेट को मिला वही 1950 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिल सकता था। जापान ने 2002 में वर्ल्ड कप होस्ट किया और उसे टर्निंग पॉइंट बनाया। इंडिया ने 2017 में अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया और उसे हमने एक इवेंट तक सीमित रखा। फ़र्क यही है, विजन में, लॉन्ग टर्म सोचने में। 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। एक बार फिर हम टीवी पर देखेंगे। शायद
एम्बापे का गोल देखकर चिल्लाएंगे, शायद ब्राज़ील या अर्जेंटीना की जर्सी पहनेंगे। लेकिन एक सवाल मन में रखना, इंडिया की जर्सी पहनकर वर्ल्ड कप देखने का वो दिन कब आएगा? 1950 में हम जा सकते थे, नहीं गए, 76 साल बाद भी वो दिन नहीं आया। हिस्ट्री रिपीट होती रही है। अब सवाल ये है कि क्या हम उस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं? ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।